आप सभी का इस वर्चुअल कक्षा में स्वागत है। मैं डॉक्टर महेश अग्रवाल, प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, माखनलाल चतुर्वेदी, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खंडवा में पदस्थ हूं और मैं आज उन्नत सांख्यिकी एमकॉम सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गणन और बाह्य गणन इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन विषय पर एक व्याख्यान आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले हम ये समझेंगे अंतर्गणन और बाह्य गणन क्या होते हैं, इनकी क्या विधियां हैं। मुख्य रूप से इनकी जो विधियां हैं, 4 विधियां बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसमें से 2 की चर्चा हम यहां करेंगे। पहली विधि है पैराबोलिक कर्व मेथड या एकेंद्र वक्र विधि। इसकी विशेषता यह है कि जब स्वतंत्र पदों में बहुत कम अंतर हो और 3 या 4 ही स्वतंत्र पद हो, तब ही इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ज्ञात पदों में जो भी ज्ञात पद है उससे एक कम घात के एकेंद्र वक्र का प्रयोग किया जाता है और उसके लिए जो सूत्र इस्तेमाल होता है वो आपकी स्क्रीन पर देखिए आप। y बराबर a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब प्लस ई एक्स टू द पावर 4, ये आगे बढ़ता जाएगा। जितने ज्ञात पद होते हैं उससे एक कम घात का, यदि 3 ज्ञात पद है तो ये 2 घात तक ही रहेगा, 4 ज्ञात पद है तो 3 घात तक ही रहेगा। इससे ज्यादा का यदि आप सूत्र इस्तेमाल करते हैं, इस विधि को इस्तेमाल करते हैं इससे ज्यादा ज्ञात संख्या में, तो कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और इसलिए ज्यादा बेहतर है कि जब तक 4 ज्ञात संख्या हो तब तक ही इसका इस्तेमाल करें। 4 ज्ञात संख्या है और 1 निकालनी है तो 4 से 1 कम 3 का लगेगा। 3 ज्ञात संख्या है 2 का लगेगा। 2 ज्ञात संख्या और 1 निकालनी है तो ये y बराबर a प्लस बी एक्स ही होगा। तो ये जहां तक आपको आवश्यकता है वहां तक ही इसको आप बढ़ाएंगे, बाकी सूत्र का वैसा आप इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। किसी बीमारी के कारण प्रति 1 लाख जनसंख्या के पीछे मृत्यु दर निम्नांकित सारणी में दी गई है। एकेंद्र वक्र अन्वायोजन विधि का प्रयोग कर 1991 में मृत्यु दर का अनुमान लगाइए। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डेथ रेट पर लाख ऑफ पॉपुलेशन ऑन अकाउंट ऑफ ए सर्टेन ailment, estimated the death rate of 91 by the method of following the fitting the parabolic curve। यहां स्पष्ट दे दिया है कि एकेंद्र वक्र अन्वायोजन विधि का ही प्रयोग करना है, पैराबोलिक कर्व मेथड को ही आपको इस्तेमाल में लाना है। यदि नहीं देते तो भी 2 या 3 ज्ञात संख्या हो तो द बेस्ट होता है कि आप ये लगाएं। यदि प्रश्न में कहा गया है कि कोई विशेष विधि लगाएं तो फिर उसी को आप प्रयोग करना है। अब यहाँ आपको डेथ रेट दी है 1990 की, 92 की और 94 की, 91 की आपको बीच में पूछी है। देखिए, अब माना वर्ष जो है इसमें अपन x दे देते हैं, x0 x1 x2 कर देंगे और मृत्यु दर जो है वो y कर देंगे। चलिए, तो y के अंतर्गत 3 मूल्य दिए हैं, आता है 2 घात का एकेंद्र वक्र होगा। ये तो बात समझ में आ गई। ज्ञात अंक जो आपको दिए हैं डेथ रेट, ये ज्ञात समंक है आपके, तो ज्ञात समंक 3 है तो उससे एक कम 2 घात का, 2 घात का यानी a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। बस यहां तक ही आपका सूत्र इस्तेमाल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने 90 के बाद 91 की जगह उसके लिए बनाई। यहां हमने क्या किया है कि x जो है ये इसको dx निकाल लिया एक प्रकार से। 91 को आधार लेकर, जो आपको पूछा जाए उसी को आधार लेकर आप यहाँ x निकालेंगे। तो 91 को सब में से घटाएंगे। 90 में से घटाया तो -1 आया, 92 में से घटाया तो 1 आया और 94 में से घटाया तो 3 आया। यहाँ ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि यहाँ सब में समान अंतर हो। किसी भी प्रकार का समान अंतर हो या ना हो, इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए, अब ये जो y का है उसमें हमने y0 मान लिया है, इसका y0 का मान हमको निकालना है। अब देखिए, आपको ये जो फॉर्मूला लगाना है
ये फार्मूला प्रत्येक के लिए लगाना है। x यहां पर दिया है और y यहां पर दिया है, तो 1, 2 और 3 समीकरण आपके बनेंगे, 3 इक्वेशंस आपको फॉर्म करना पड़ेंगे। चलिए देखें। अब यहां देखिए, पहला जो है ये y बराबर है 1800, x बराबर है -1, तो a प्लस बी एक्स में -1 था इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा है, और सी एक्स स्क्वायर। अब ये वर्क करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ गुणा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी। तो ये हो जाएगा 1800 बराबर a माइनस बी प्लस सी। इक्वेशन में आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1800। 1800 इधर लिखें या बराबर करके इधर लिख दें, समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है y0। y0 में जब जमाएंगे तो क्या होगा, x 0 है, x 0 तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो क्या बचेगा y0 बराबर a। ये इसलिए जमाया कि a का मान निकाला हमने, तो वो मान हमारा अभिष्ट मान होगा, जो हम ज्ञात करना चाहते हैं उसका मान निकालना है, तो हम a का मान निकाल लेंगे। चलिए तीसरा देखें। ये 1950 बराबर, ये भी 1 है तो सब प्लस ही होंगे, ये प्लस है तो ये प्लस होंगे। 1950 बराबर a प्लस बी प्लस सी। और चौथा समीकरण बनेगा इससे 2000 बराबर a प्लस, अब ये x जो है 3 है यहाँ, तो बी एक्स, और ये बी एक्स स्क्वायर में 3 का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग होता है 3 3 9, तो ये हो जाएगा a प्लस 3b प्लस 9c, ये बराबर 2000। अब आपके पास ये 3 समीकरण है 1, 3 एंड 4, जिनको आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपने फर्स्ट ईयर में सीखे होंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशंस की एक सामान्य विधि होती है एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, जहां हम दो समीकरणों को लेके दो दो समीकरणों के सेट में हम काम करेंगे। एक अज्ञात राशि को पहले बराबर करके काटेंगे, दो अज्ञात राशियों में मान निकालेंगे, फिर दो समीकरण लेंगे, लास्ट वाला जो छोड़ दिया वो और पहले दो में से एक, उसमें वही समीकरण लेके वही अज्ञात राशि को बराबर करेंगे, उसको काटेंगे। इस प्रकार दो दो अज्ञात राशि वाले दो समीकरण ज्ञात करेंगे, फिर उनको हल करके हम एक का मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, क्योंकि y0 बराबर a है इसलिए a का मान निकाल लिया, वही हमारा अभिष्ट मान होगा, या 1991 की जो हम ज्ञात करना चाहते थे डेथ रेट, वो आ जाएगी, वो a का मान निकाला। तो सिर्फ हमारा उद्देश्य a का मान निकालना। कैसे निकालेंगे देखिए। अब समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर सीधा सीधा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, ये समीकरण आपके सामने यहाँ रखे हुए हैं ताकि आप याद रहें। a और इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो क्या स्थिति बनती है, इन दोनों को प्लस करने पर कोई चिन्ह बदलेगा नहीं, मगर एक b माइनस और b प्लस तो कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2a प्लस 2c, और ये इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, तो ये हो गया, ये समीकरण नंबर 5 आ गया। अब इन दोनों में से एक और ये तीसरा समीकरण लेंगे, ये माइनस वाला ले ले, ज्यादा बेहतर है, b को बराबर करना है यदि, तो देखिए यहाँ 3b दिख रहा है, इस समीकरण में यदि 3 का गुणा करते हैं तो ये 3b के बराबर हो जाता है। चलिए समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा किया हमने, और उसे समीकरण नंबर 4 में जोड़ने पर, चलिए समीकरण 4 पहले लिख दिया हमने ये वाला, अब इसमें 3 का गुणा करके लिख देते हैं, 18 5400, और ये 3 है, 3b 3c, इन दोनों को जोड़ा तो क्या होगा, 3b से 3b कट जाएगा, ये 3 और 1 4a है, 9 और 3 12c है, तो ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ा 7400 बराबर 4a प्लस 12c। अब देखिए अपने पास समीकरण नंबर 5 ये बैठा हुआ है, ये भी a और c का है, 6 बैठा हुआ ये भी a और c का है। यदि दोनों में हम c को बराबर करके काट दें तो a का मान हमारा निकल आएगा। बस यही स्ट्रेटेजी है। देखते हैं, ये दो समीकरण को उठाएंगे हम। अब ये दो समीकरण उठा लिए हमने, अब इसको बराबर करते हैं। c को बराबर करने के लिए 6 का गुणा करना पड़ेगा समीकरण नंबर 5 में, और अब चूंकि दोनों प्लस है तो घटाना पड़ेगा। चलिए, तो ये हमने समीकरण नंबर 6 पहले लिख दिया, समीकरण नंबर 5 में 6 का गुणा करके लिखा। अब घटाने पर क्या होता है, घटाने पर जिस समीकरण को घटाते हैं उसकी जितनी भी संख्याएं होती है उनके चिन्ह बदल जाते हैं।
माइंड वेल मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बदल जाते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाते हैं और माइनस है तो प्लस हो जाते हैं। चलिए, यहाँ सभी प्लस हैं तो सभी माइनस हो जाएंगे। हल कर लेते हैं। 12c से 12c कट गया। ये 12 ए माइनस का है, 4 ए प्लस का है, तो बचेगा -8 है। ये इसमें सिर्फ घट जाएगा तो माइनस में बचेगा। ये बचा -15,100 बराबर -8 ए। माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं, दोनों जगह माइनस है तो ये हो गया ए बराबर 8 को पक्षांतर कर दिया तो 15,100 बटे 8 या 1888 के लगभग, ये आपका आ गया उत्तर। तो ये विधि थी हमारी एकेंद्र वक्र विधि, जिसमें हमने ये देखा कि जब ज्ञात संख्याएं कम हो, 2 या 3 या 4 हो, तभी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और इसमें हम y बराबर a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब इस टाइप से सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसका तभी करना चाहिए जब ज्ञात संख्याएं कम हो। ज्यादा होगी तो ये समीकरणों को हल करना, जैसे आपने देखा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 4 समीकरण है तो और ज्यादा दिक्कत होगी, 5 है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, और ये विधि फिर उतनी उपयुक्त नहीं होगी क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। चलिए अगली विधि की ओर आते हैं। ये दूसरी विधि, इसको समझिए आप, बहुत बढ़िया विधि है। बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड या द्विपद विस्तार विधि। द्विपद का विस्तार आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसमें बताऊंगा कि द्विपद का विस्तार आप कैसे कर सकते हैं। चलिए पहले देखें कि विधि का प्रयोग कब करते हैं। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जबकि स्वतंत्र पदों का अंतर समान हो और ज्ञात की जाने वाली संख्या उसी समान वर्ग सीमा हो, अर्थात उसी समान अंतर में आने वाली हो। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे आपको जो स्वतंत्र पद हैं वो जो जैसे सन दिए हुए हैं स्वतंत्र पद कहलाते हैं। तो जैसे सन आपको दिया है, सन 1972, 1974, 1976, 1978, देखिए 2-2 का अंतर है। अब उसमें से 74 गायब है, उसी में सीमा में आने वाला यदि गायब हो तब इस विधि का प्रयोग किया जाएगा। यदि 73 गायब है तो इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस विधि की मान्यता है कि एनवा प्रमुख अंतर शून्य होता है, मतलब y-1 टू द पावर n इज इक्वल टू 0। ये महत्वपूर्ण बात है। इसी से हम पूरे इसका एक्सपेंशन करके ही हम पूरा सूत्र बनाते हैं। अब इसमें y के जितने भी ज्ञात पद होते हैं, यहाँ ध्यान रखिए, जितने भी ज्ञात पद होते हैं उतनी ही ज्ञात घात का द्विपद विस्तार ज्ञात किया जाता है। यदि ज्ञात पद 4 है तो y-1 टू द पावर 4 होगा, 6 है तो y-1 टू द पावर 6 होगा। हमने देखा था कि पहली विधि में, एकेंद्र वक्र विधि में, जितने ज्ञात पद होते थे उससे एक कम घात का हम समीकरण जमाते थे। लेकिन यहाँ क्या है, जितनी घात है उतनी ही घात का द्विपद विस्तार ज्ञात किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विपद विस्तार कैसे ज्ञात किया जाता है ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको। जैसे y-1 टू द पावर 3, फिर y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0 बराबर 0। उसको ध्यान से आप यदि देखेंगे तो स्टार्ट होता है प्लस से। इसको ध्यान से मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको, प्रत्येक का आप निकाल सकते हैं। फिर स्टार्ट होता है प्लस से, फिर प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, ऐसा चलता रहेगा जब तक 0 नहीं आ जाता। वो माइनस पे भी खत्म हो सकता है, प्लस पे भी खत्म हो सकता है। फिर घात 3 है तो y3 से ही स्टार्ट होगा, घात 4 है तो y4 से स्टार्ट होगा, घात 5 है तो y5 से ही स्टार्ट होगा। क्लियर? तो जितनी घात होती है y के नीचे वही अंक आता है। जहां घात 3 थी तो पहला अंक y की घात 3 है। दूसरी बात, ये देखिए y की घात 3 थी तो ये y3 हमने यहां लिखा। फिर चिन्ह क्रम से बदलते जाते हैं। स्टार्ट प्लस से होगा सदा, ये याद रखिएगा। जब भी शुरू करेंगे तो पहला प्लस में होगा, इसके बाद आप प्लस माइनस करते जाएंगे। कोई भी दो संख्याओं का सेम चिन्ह नहीं, दो लगातार जो संख्याएं रहेंगी उसका सेम चिन्ह नहीं रहेगा, माइनस प्लस बदलता जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तीसरी आप स्टेप ये जमाइए कि y3 के बाद देखो y2 आया, y2 के बाद y1 आया, y1 के बाद y0 आया। ये क्रम से उतरते क्रम में
डिसेंडिंग ऑर्डर में एक एक नीचे लिखते जाएंगे और बराबर 0 ले आएंगे। अब खास बात आती है कि इनके आगे ये कोफिशिएंट क्या आएगा, गुणांक क्या आएगा इसका, ये कैसे निकालेंगे, ये अगली बात है। पहली चीज हुई कि आप जो घात दी है, घात 3 है तो 3 से स्टार्ट करेंगे, y3 से करेंगे, y3, y2, y1 और y0। प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, ये चिन्ह लगा देंगे आप। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। अब दूसरी संख्या का जो गुणांक होगा वह वही होगा जो ये है। 3 है तो 3 आएगा सदा, 4 है तो ये 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। अब यहां आगे जाके स्थिति थोड़ी सी बदलेगी। आगे जाके क्या होता है, इन दोनों का गुणा करके इसकी जो पद जो जिस जगह पर आता है उसके क्रमांक का भाग देना होता है। जैसे 3 दूनी 6 और ये 1 और ये दूसरे क्रमांक पे, तो 3 दूनी 6 में 2 का भाग दिया तो 3 आया। 3 एकम 3, 3 में 1 2 तीसरे क्रमांक पे, 3 एकम 3 में 3 का भाग दिया तो 1 आया। चूंकि 1 हम लिखते नहीं है, 1 y0 है, y0 एक ही बात होती है। ठीक है, ये किसी बड़ी जब हम करेंगे तो ये ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो ये बात मैंने जो बताई वो ये है कि अगली संख्या का गुणांक वही होगा जो पिछली संख्या के गुणांक, ये गुणांक, और क्रमांक, ये क्रमांक, दोनों का गुणा करके पिछली संख्या के स्थान के क्रमांक, स्थान का क्रमांक जो भी आएगा, यहाँ संख्या का क्रमांक ये है 3210, स्थान का क्रमांक होगा इसका 1234। ठीक है, तो गुणांक और क्रमांक का गुणा करके संख्या के क्रमांक का भाग देने पर जो संख्या आएगी वो अगले उस पर लिखी जाएगी। देखें, जैसे 3y2 जो मैंने आपको बताया, 3y2 हमने क्या किया, 3 और 2 का गुणा किया, और क्योंकि ये संख्या दूसरे स्थान पर पहला और दूसरे स्थान पर 2 का ही भाग हुआ तो 3 हुआ। सब जगह ऐसा नहीं होगा कि 2 का गुणा कर रहे हैं और 2 का ही भाग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं आगे की स्लाइड में हम। उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको। अब देखिए, इस उदाहरण को बहुत अच्छे से समझिए, आपको एक बार में द्विपद विस्तार कैसे करते हैं ये समझ में आ जाएगा। यहां हमने जो है y-1 को एक्सपांशन इसका लिखा है। ये कैसे आया, ये किस प्रकार से हमने निकाला है, ये नीचे के स्टेप में आपको समझा रहे हैं। पहली बात, हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये किया हमने कि ये देखिए 6 है तो y6 पहले लिखा, ये प्लस था तो माइनस लगाया, 6 के बाद 5 आया, फिर प्लस लगाया क्योंकि माइनस था, फिर 4 आया। एक एक क्रम में घटाते जा रहे हैं और प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस का 3 2 1 0, 0 तक जाना है, याद रखें। और प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस करते हुए देखिए आखिरी में प्लस पे खत्म हुआ, ये पिछला वाला माइनस पे खत्म हुआ था। ठीक है, अब जो ये इसके आगे गुणांक क्या होगा, कैसे निकालते हैं, इसको अच्छे से समझिए आप। चलिए, ये बात हो गई, इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब इनका स्थान दे देंगे। ये y6 का स्थान है 1, y5 का स्थान है 2, y4 का स्थान है 3, y3 का स्थान है 4, y2 का स्थान है 5 और y1 का स्थान है 6, y0 का 7। ये जहां पर है बस इसका 1 2 3 4 यहाँ नीचे लिख दें आप। ठीक है, अब देखिए, पहली बात मैंने बताया था कि जो जहां से स्टार्ट होता है वो वही होता है। इसको इससे भी करोगे तो ये 1 है, 1 इंटू 6 अपॉन 1 बराबर 6 ही होता है। चलिए, तो ये y6 आया, पहला तो था ही, माइनस ये 6y5 जो है उसी को यहाँ रख दिया हमने। अब अगले में देखो क्या होता है, अगले की संख्या है तीसरी। तो अब इसका स्थान है दूसरा, है ना। अब इसका दोनों का गुणा करना है, 6 पंजे 30, 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। देखते हैं, ये यहाँ तो हमने प्रथम पद के क्रमांक डाल दिया है, ये बताया गया है। अब ये 15 कैसे आया, देखिए, ये 6 और 5 का गुणा किया और इसका क्रमांक है दूसरा, इसी का क्रमांक का भाग देंगे, होने वाले का नहीं। इसका क्रमांक दूसरा है तो 2 का भाग दिया, तो 6 पंजे 30 में 2 का भाग दिया तो 15 आ गया। अब चौथा देखो क्या अंक आया, 20y। कैसे आया ये, इन दोनों में इसका इसका गुणा करेंगे, 15 गुणित 4 और संख्या क्या है 3,
क्रमांक है, इसका स्थान क्रमांक 3 का भाग दे देंगे, तो 15 गुणित 4 भागित 3 करेंगे, 60 बटे 3 यानी 20 हो जाएगा। यहाँ जब निकालना है तो 20 3 60 बटे 4 मतलब क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये देखिए, इसका और इसका आपस में गुणा किया और चौथे क्रमांक पे था ये, तो चौथे का 4 का भाग दे दिया। यहाँ देखिए, इन दोनों का गुणा करेंगे 15 और 2 का, और इसका स्थान क्या है, 5वां, 5 का भाग दे देंगे। 15 गुणित 2 30 हुआ, 30 में 5 का भाग दिया तो कितना है, 6। और यहाँ आखिरी में देखें, 6 और 1 का गुणा करेंगे और उसमें 6वें का भाग देंगे तो 1 ही आएगा। आखिरी का सदा 1 आएगा, आखिरी का सदा प्लेन आएगा। जैसे y0 आ रहा है जो माइनस या प्लस हो सकता है, लेकिन y0 के आगे कोई भी अंक नहीं आएगा। यदि आ रहा है इसका मतलब कैलकुलेशन में कहीं आपने कोई गलती की है, इसको आप सुधार सकते हैं। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। y6 से स्टार्ट हुआ क्योंकि y माइनस 1 टू द पावर 6 को एक्सपाउंड करना था हमको, तो y माइनस 6 टू द पावर 6 का जब विस्तार किया तो ये घात 6 है, तो पहला वाला आ जाएगा y6, और जो यहाँ आएगा वही आप सेकंड में आप लिख देंगे। 6 आया तो ये 5 के y5 के सामने 6 लिख दिए। अब यहाँ से हमारी कवायद शुरू होती है। हम क्या करेंगे, तीसरा अंक जब ज्ञात करना है तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 6 और 5 का, और ये संख्या का 2 का भाग दे देंगे। 30 में 2 का भाग दिया तो कितना आया, 15। यहाँ जब लाना है तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, 15 गुणित 4, और इसका स्थान था तीसरा तो 3 का भाग दे देंगे, ये 20 आ गया। यहाँ जब करेंगे तो 20 गुणित 3 भागित 4, 20 गुणित 3 भागित 4, 15 आ गया। 15 दूनो 30 भागित 5, ये 6 आ गया। 6 गुणित 1 भागित 6, 1 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का एक्सपांशन ज्ञात कर सकते हैं। इसकी घात 7 होती तो 7 से स्टार्ट हो जाता, 8 होती तो 8 से स्टार्ट हो जाता। इसमें कितनी भी बड़ी संख्या का आप मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए इसकी कम या ज्यादा की बात नहीं है, बस इस विधि की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें अंतर समान होना चाहिए। किसका, स्वतंत्र पद का। जो हम निकालते हैं वो आश्रित पद होता है, जो दिया होता है ऊपर जो सन या वगैरह कुछ भी जो दिया रहता है वो स्वतंत्र पद होता है। और आखिर में बराबर 0 लिख देंगे हम। ठीक है, अब एक सम देखते हैं इसमें। ये कुछ घातों के विस्तार भी दे दिए हैं आपको। इसे डेल्टा टू 0 के नाम से भी पुकारा जाता है। इस तरीके से भी शो किया जाता है कि घात 2 हो तो ये होगा, 3 हो तो ये होगा, 4 हो तो ये होगा, 5 हो तो ये होगा, 6 तो भी हमने निकाला। ऐसी 5 भी आप जब निकालते हैं तो वही बात होती है। एक सेकंड देख लेते हैं। देखिए y5 से स्टार्ट हुआ, 5 को यहीं कहीं लिख दिया। अब ये 5 का 20 भागित 2, ये 10 आ गया। 10 3 30 भागित 3, 10 आ गया। 10 दूनो 20 भागित 4, 5 आ गया। 5 एकम 5 भागित 5, 1 आ गया। तो ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए, ये हमको x बराबर दिया 1 2 3 4 5। देखिए बिल्कुल समान अंतर से हैं, एक एक के अंतर से हैं, और उसी में से कोई पूछा है कि 4 वाले का मान क्या होगा। y बराबर दिया है 6 9 15, ये ज्ञात करना है 30। ठीक है, इसको हम जब हल करते हैं तो चूंकि ये y के मान ही हमारे महत्वपूर्ण होते हैं, तो y0 से स्टार्ट करके सबको हम क्रमांक देते हैं। ये देखिए y0 y1 y2 y3 y4, ये x का भी दे दिया है क्योंकि आगे की विधियों में x में भी जरूरत पड़ेगी। तो y0 से स्टार्ट करके आखिरी तक जाते हैं, है ना। जितने ज्ञात पद होते हैं, क्योंकि अब यहाँ ज्ञात पद कितने हैं, 4 हैं, तो 4 घात का ही हमको समीकरण बनाना है, विस्तार करना है। तो हमारा जो सूत्र बनेगा y माइनस 1 टू द पावर 4 को हमको फैलाना है। फिर फैलाते हैं हम यहाँ पे। देखिए वो 4 है तो ये y4 हो गया, 4 यहाँ का यहाँ आ गया। 4 3 12 बटे 2, ये 6 आ गया। 6 दूनो 12 बटे 3, 4 आ गया। 4 एकम 4 बटे 4, 1 आ गया। आखिरी का मैंने बताया आपको प्लेन आएगा सदा, इसके आगे कोई भी अंक नहीं आएगा। यहाँ देखिए y4 से स्टार्ट किया था, y4 y3 y2 y1 y0 किया है। ये प्लस से स्टार्ट हुआ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, y0 ही आ गया है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि ये दो चीजें आप चेक करेंगे जब भी करेंगे, कि बाद में चेक करेंगे कि हमने ये सही लिखा है नहीं लिखा है। इसमें कोई गलती होगी, 2 माइनस लिखा गया है 2 प्लस लिखा गया तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा।
अब यहाँ देखिए ये जो मान है ये आपको यहाँ दिए y के मान, सिर्फ मान को आपको प्लॉट भर करना है और हल करना है, बहुत इजी है। इसके बाद करते हैं, देखिए y4 बराबर है 30, y3 का मान नहीं मालूम तो y3 लिख देंगे, y2 का मान है 15, y1 का मान है 9, y0 का जो वैल्यू है वो है 6, ये मान रख देते हैं। इसको हल करना है। हल करने के लिए आपको थोड़े से चिन्हों संबंधी नियम भी ज्ञात होना चाहिए। चिन्हों संबंधी नियम ये कहते हैं कि गुणा करते समय यदि दोनों संख्याओं के जिनके आपस में गुणा कर रहे हैं चिन्ह समान है तो उत्तर प्लस में आता है, और असमान है तो उत्तर माइनस में आता है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए चिन्ह असमान है, किसी के आगे चिन्ह नहीं लिखा है तो प्लस है, ये प्लस है ये माइनस है, इसका मतलब ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा। दो ही है यहाँ, चलिए गुणा कर लेते हैं। 30 माइनस 4y3, y3 का मान निकालना है हमको। 15 छके 90 प्लस में आ गया, ये 4 9 36 माइनस में आ गया, तो ऑलरेडी प्लस में था। अब जोड़ घटाने संबंधी नियम का फॉलो करते हैं, और जोड़ घटाने संबंधी नियम ये कहते हैं कि समान चिन्हों की संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और उनका चिन्ह वही रहता है जो पुरानी संख्याओं का था। इसका मतलब माइनस माइनस को जोड़कर माइनस ही लिखेंगे, प्लस प्लस को जोड़कर प्लस ही लिखेंगे। फिर प्लस और माइनस जब असमान चिन्ह हो जाएंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे और उसका चिन्ह वही होगा जो बड़ी संख्या का था। तो यहां देखते हैं, यहाँ पूरा सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं। 90 और 30 ये दोनों प्लस के, 90 और 30 120, 120 में 6 जोड़ेंगे तो 126, उसमें से 36 घटाया तो बचा 90 माइनस 4y बराबर 0। अभी 4y3 को इधर पक्षांतर कर दो या इसको इधर पक्षांतर कर दो, चलिए तो वही बात एक ही होगी, इसको करेंगे इधर तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 4y3 को इधर लिया तो 4y3 प्लस का और ये भी प्लस का, तो इसको आगे पीछे लिख दिया है। 4y3 बराबर 90, तो y3 बराबर क्या हो जाएगा, 90 में 4 का भाग हो जाएगा। यहाँ गुणा है तो पक्षांतर करने पर यहाँ भाग हो जाता है। 90 में 4 का भाग दिया तो उत्तर हो जाएगा आपका 22.5। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ये दो विधियां आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इस पर आप चाहें तो कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछ सकता हूं, इसको ध्यान से देख लीजिए। यदि समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार और चला के आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस पर कुछ प्रश्न भी हैं, कोशिश करिएगा आप जवाब देने का। एकेंद्र विधि में यदि 4 ज्ञात मूल्य हैं तो कितने घात का एकेंद्र वक्र लगेगा? पैराबोलिक कर्व जो मेथड है, तो फिटिंग ए पैराबोलिक कर्व यदि 4 ज्ञात मूल्य हैं तो कितने घात का लगेगा? आशा है आपको उत्तर मालूम होगा। यस, 3। अगला, द्विपद विस्तार विधि का प्रयोग कब किया जाता है? चलिए इस बहाने आपको दोहराने को मिल जाएगा। जब स्वतंत्र पदों में समान अंतर हो और जो पूछा जा रहा है वो उसी समान अंतर में से ही कोई पद पूछा जा रहा हो, तब ही द्विपद विस्तार विधि का प्रयोग करेंगे, अन्यथा इस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। और अंतिम, लास्ट बट नॉट लीस्ट, y-1 के विस्तार में प्रथम पद क्या होगा? ये पहला जब लिखोगे, बराबर जब करोगे आप, पहला पद क्या लिखेंगे आप? यस, आपको याद है, क्योंकि 7 है तो y7 आएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आप यदि चाहते हैं कि आपको और भी इस टाइप के वीडियो देखने को मिले तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये चैनल जो है यूट्यूब पर कॉमर्स क्लास विद डॉक्टर महेश अग्रवाल के नाम से आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें या लाइक या डिसलाइक करें, आपको यदि समझ में आता है तो लाइक करें, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल डिसलाइक करें आप। थैंक यू वेरी मच।